गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को यदि आप इच्छुक हैं, आपको अच्छा लगता है मेरी बातें, मेरी द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज़ें, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और कभी कभार क्या होता है ना, मेरा एक रूटीन नहीं है, मतलब कब किस समय पर मैं वीडियो डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं गाँव में हूँ इस समय, तो यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है। कल मैं तकरीबन 10 बजे वीडियो बनाया था और वीडियो अपलोड हुआ नेटवर्क की वजह से तकरीबन 6-7 बज गया था। तो इसीलिए एक बेल आइकॉन होता है, ठीक है, वहाँ पे बगल में, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेतृत्व बनाम लोकप्रियता, ठीक है। और इसे लिखा है तवलीन सिंह जी ने, जिन्हें कहा जाता है अक्सर कि ये ज़्यादातर भाजपा की बुराई करती हैं। ठीक है, बता दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर इनके लेख में ऐसा पाया जाता है, कुछ लोगों का कहना भी है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है रास महामारी ने दुनिया के राजनेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़े बड़े राजनेताओं की लोकप्रियता कम हुई है सर्वेक्षणों के मुताबिक, लेकिन एक राजनेता है जिनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 74% भारतीय मोदी को पसंद करते हैं। इस सर्वेक्षण का हवाला ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने पिछले सप्ताह एक लेख में देते हुए कहा कि मोदी की गलतियों के बावजूद भारतीय उनका मसीहा के रूप में आज भी देखते हैं। सच पूछिए तो जब मुझे इस लेख से पता लगा कि मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल कम नहीं हुई है तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो देख सकते हैं तमाम तरह के जो लेख हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जब सर्वे हुआ तो पता चला कि जो मोदी जी की लोकप्रियता है वो पिछले की अपेक्षा और भी बढ़ गई है। और वहीं पे तमाम तरह के पॉलिटिशियन देखें, एक्टर देखें, बिजनेसमैन देखें, उनकी लोकप्रियता घटी हुई है इस कोरोना काल में। पर ये एक ऐसे नेता है जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और इसका ज़्यादातर आप देख सकते हैं, जो जब चाइना जैसे, नेपाल जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों से आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती है, खींचातानी होती रहती है, इसी वजह से दोस्तों इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए कि पिछले महीनों में मोदी ने 2 बहुत बड़ी गलतियां की हैं। अभी कौन सी गलती बताएंगे, देखते हैं। पहली गलती थी प्रवासी मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ना। जब बेरोजगार और बेघर होने के बाद ही बेसहारा लोग महानगरों को छोड़कर अपने ग्रामीण घरों तक जाने पर मजबूर हुए थे। तो याद रखिएगा, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, वो इस चीज़ को महसूस तभी कर सकता है जब, मैं एक चीज़ हमेशा बार बार आपको कहता हूँ, सहानुभूति और समानुभूति 2 शब्द हैं। सहानुभूति का मतलब है यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, मान लीजिए, और आप पड़ोसी हैं, सॉरी आपके गलत हो गया, आपके पड़ोसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, आप उसके पड़ोसी हैं, तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना आपके पड़ोसी के परिवार वालों को होगा। फिर भी आपको थोड़ा सा होगा भाई, क्योंकि आपके पड़ोसी थी। पर दोस्तों यही मृत्यु यदि आपके परिवार किसी सदस्य की हो जाए तो जो महसूस आप करते हैं वो महसूस कोई नहीं कर सकता। उसे ही कहते हैं समानुभूति। तो जब तक आप लोगों से समानुभूति रखेंगे ना, आपको माई का लाल नहीं है कोई। जिस व्यक्ति को यदि आप भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं जिस व्यक्ति से, फिर तो भाई उसके लिए आप ईश्वर से भी बड़े हैं। ऐसा नहीं होता, देखते नहीं क्या, लड़की जिसको प्यार करने लगती है तो भैया दुनियादारी एक तरफ, मतलब कैसा भी हो, कितना भी बता दो नहीं लड़का ऐसा वैसा, लड़की मनबे नहीं करेगी, क्योंकि वो जो उनका बंधन होता है वो प्योर होता है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, वो एक दूसरे की भावनाएं जुड़ी होती हैं, समझ रहे हैं। इसलिए तो मैं यहीं पे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको प्रवासी मजदूरों की पीड़ा समझनी है तो सबसे पहले आप समानुपाती रखें। समानुभूति के माध्यम से आप क्या करेंगे, आप अपने को उस प्रवासी मजदूर के यहाँ रखिए। उसके बाद कल्पना करिए कि मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक बीवी है, मेरे पास पैसे नहीं, संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, कैसे मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को 2000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर अपने गंतव्य लेकर जाऊंगा। तब आपको जितने भी मार्ग में कष्ट होंगे ना, उस पीड़ा को आप महसूस करेंगे, याद रखिएगा। दूसरी बड़ी गलती है कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद
कि भारत की सरजमीन पर न कोई घुस कर आया, न कोई घुसा हुआ और न ही हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा हुआ। अगले दिन उनके कार्यकाल को उनके इस अजीब बयान पर खंडन करना पड़ा। मोदी जितने कमज़ोर इस साल दिखे हैं नेतृत्व के मामले में, उतने कमज़ोर शायद पहले नहीं दिखे हैं। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता कम न होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। तो मैडम तवलीन जी, समझ में कभी कभार नहीं आता कि कौन सा चैनल देखें। जिस तरह से मीडिया में बताया जाता है, जब आप डीएनए देखते हैं सुधीर चौधरी जी का, एबीपी न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें सीधा बताया गया कि 1 से 2 किलोमीटर जो चीनी सैनिक है वो पीछे हटे हैं। तो यदि आपके पास कोई एविडेंस है तो ज़रूर पेश करिए। और पढ़ाने को आपकी चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। और यदि आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो आप भी अपनी जानकारी शेयर करिएगा दोस्तों इसके बारे में। लेकिन जब मैंने सोच विचार किया तो मेरे सामने गांधी परिवार के चेहरे आए और समझ आने लगा कि मुझे मोदी की लोकप्रियता का राज। मोदी इतने ताकतवर हैं दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कि उनको चुनौती अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। लेकिन ऐसा लगता है कि 2 आम चुनाव हारने के बाद भी अपने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने कुछ नहीं सीखा है। न हारने के बाद कांग्रेस की रणनीति या नीतियों में कोई परिवर्तन आया है और न ही उनके बड़े नेताओं का घमंड कम हुआ है। उसके बाद है हर इस राजनीतिक दल के 3 बड़े नेता हैं और तीनों आते हैं उस परिवार से जिसने आधुनिक भारत पर ऐसे राज किया है जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजा कभी किया करते थे। थोड़ा बहुत घमंड इस परिवार के सदस्यों में दिखना स्वाभाविक है, लेकिन इतना नहीं कि जितना उनके वर्तमान सदस्यों में दिखता है। आजकल इस परिवार के बुरे दिन चल रहे हैं। मोदी सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी के नाम पर स्थापित अन्य संस्थाओं की जांच शुरू कराई है। जब से मालूम हुआ है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार से चंदा मिला था $3 लाख का। इतना ही नहीं, पिछले सप्ताह प्रियंका गांधी का सरकारी मकान वापस ले लिया गया। यानी हर तरह से इस शाही परिवार के बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन उनका घमंड कम नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से तमाम तरह के स्रोतों के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन था, जो चीनी सरकार है उसे फंड देती थी। उसके बाद प्रियंका गांधी जी का जो आवास, जो सरकारी आवास था वो भी छिन गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ में आकर रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका बुरा दिन चल रहा है, पर इनको भी समझ में नहीं आ रही है कि अब हम किस प्रकार से तैयारियां करें, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारी लोकप्रियता बढ़े और हमारी सरकार आए। ठीक है। सोनिया गांधी जब भी दिखती हैं टीवी पर कोई बयान देती हुई तो ऐसे दिखती हैं जैसे कोई महारानी अपनी खोई हुई जागीर वापस मांग रही हो किसी हड़पने वाले नौकर से। मोदी सरकार की आलोचना नहीं करती, मोदी को डांटती हैं। राहुल गांधी जब ट्वीट करते हैं या कोई बयान देते हैं तो या तो बचकाने तरीके से या फिर बदतमीजी व्यंग करते हुए। उनकी बहन है कि ऐसे पेश आती हैं जैसे वे अभी से बन गई हों। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने हर दूसरे बयान में याद दिलाती हैं धमकाने के अंदाज में कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, जैसे कि इतना कि काफ़ी होना चाहिए उनका राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। देखिए, जो आपके दादाजी हो, दादी जी हो, मानते हैं उनका जो लोकप्रियता था, जो उनके द्वारा कार्य किया गया था, जो कुछ कमियां थीं, अब अपने दादा पापा के नाम पे अब वो चीज़ चली गई है। ये फिल्मों में नहीं है, बॉलीवुड हॉलीवुड में, कि माँ बाप दादा दादी के नाम से आपकी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हो जाएंगी। ये राजनीति है। समाज से जुड़ने के लिए समाज में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको करना पड़ेगा। लोगों की नज़रों में अपनी जो है गरिमा है बनानी पड़ेगी। आपके द्वारा जो कार्य होंगे, जो आपके वचन होंगे, वो शासन के लिए, प्रशासन के लिए कितना वो रखते हैं, कह सकते हैं प्रबल रखते हैं, उस पे देश की जनता ज़्यादा विचार विमर्श करती है। ऐसा नहीं कि मोदी और उनके मंत्रियों में कोई खास विनम्रता दिखती हो, उनमें भी सत्ता की अकड़ दिखने लगी है, लेकिन उतना नहीं जितनी गांधी परिवार के सदस्यों में दिखती है। आज भी सोनिया गांधी और उनके वारिस ऐसे पेश आते हैं जैसे उनसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया गया हो और उसको दोबारा हासिल करके ही रहेंगे। यदि आपको इस चीज़ को समझना तो आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी जो द रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं, फाउंडर भी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से
एलिगेशन लगाए। इन्होंने अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के ऊपर एलिगेशन लगाए। उसके बाद मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भैया ऐसा कि अर्नब गोस्वामी से 7 दिन तक कोई किसी प्रकार का पूछताछ नहीं करेगा। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से उनको खिंचवा लिया गया और तकरीबन 9 से 12 घंटे उन्हें बैठाकर अच्छे से पूछताछ किया गया। तो यही है, पावर है इनके पास, परिवार के ऊपर कुछ कह दिए तो भैया ख़त्म हो जाओगे। इनके सामने मोदी अच्छे दिखते हैं। समस्या यह है कि लोकतंत्र की गाड़ी मजबूत विपक्ष के बिना नहीं चल सकती। समस्या यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका अब भी सिर्फ कांग्रेस अदा कर सकती है। इस भूमिका को अगर ठीक से अदा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी तो उसको स्वीकार करना होगा कि जिस परिवार के नाम पर कभी वोट मिलते थे अब नहीं मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि 2 बार लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बाद भी कभी गंभीरता से आत्ममंथन नहीं हुआ है। दूसरी बार हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा ज़रूर दिया है अपना, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष न रहने के बाद भी वे कांग्रेस अध्यक्ष ही रहे हैं। उनकी माताजी औपचारिक तौर पर होंगी उस पद पर आसीन, लेकिन दुनिया को दिखने लगा है अब कि जब भी उनके बेटे वापस गद्दी पर बैठना चाहेंगे वे हट जाएंगी अध्यक्ष पद से और वापस अपने बेटे के हाथ में कांग्रेस की कमान दे देंगी। इतनी उलझी रही है कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की समस्याओं में कि मोदी की गलतियां का लाभ नहीं उठा पाई हैं। मोदी ने अपना परिवर्तन और विकास लाने का वादा न राजनीतिक तौर पर पूरा किया और न ही आर्थिक तौर पर, लेकिन उनकी तुलना जब होती है कांग्रेस के शाही परिवार के साथ तो उनका कद ऊंचा दिखता है। यही कारण के साथ कि देश उनकी तरफ आज भी देखता है नेतृत्व के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।